हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 2024 के सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक सीख लिया था। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 2023 अग्रवाल जी आंसोल में जो सेट पहला दिया हुआ DV, इसको सीखेंगे। जैसा कि पहले मैंने पिछले वीडियो में खंड बा को पहले किया था, खंड बा, और खंड बा में जो पहले 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिनमें दो दिया होता है और एक एक करना होता, तो उन्हीं को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर खंड बा में जो 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन दो दिए होते हैं, एक एक करना होता है और 6 नंबर के होते हैं, तो उन्हीं को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, देखिए बेटा घन का आयतन, अब चूंकि 2 घन आए, घन का आयतन दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप मान लो, माना कि घन की भुजा, माना कि घन की भुजा x सेंटीमीटर है, तो देखिए बेटा x क्यूब इज इक्वल 64 हो गया, तो भुजा या कोर आपकी कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने कहा है कि के संलग्न फलकों को मिलाकर, अब देखिए बेटा 2 जो घन थे उन दोनों घनों को आपने मिला दिया। जैसे देखिए बेटा अब ये मिलकर इस तरह की एक शेप बन गई, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये इस तरह की एक शेप बन गई, थोड़ा इसको ऊपर किए दे रहे, ठीक है बेटा, इस तरह की एक शेप बन गई। 2 घन आपने आपस में मिला दिए, अब तो अब इस तरह की शेप बन गई। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये दूरी, इसको हम लंबाई बोलेंगे, चूंकि जब 2 संलग्न हमने मिला दिए, इसका मतलब यह हो गई लंबाई, यह हो गई चौड़ाई, यह हो गई चौड़ाई, यह हो गई ऊंचाई। तो लंबाई हो गई 4 + 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। यह जो शेप बनी, इस शेप का इन्होंने पूछा है, मिलाकर एक ठोस बनाया गया, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आप लिखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होता है 2LB + BH + LL HL। तो देखो बेटा 8 × 4 प्लस 4 × 4 और प्लस 4 × 8, तो देखो बेटा 2, 8 चौकू 32, 8 चौकू 32, 32 32 64, 64 और 16 कितना हो गया 80, 64 16 80, 80 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए बेटा इसी का अथवा दिया हुआ है, चूंकि पेपर में आपको एक ही, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्ती बेलनाकार बर्तन में डाला गया। देखो बेटा ये एक बेलनाकार बर्तन है और इसमें कुछ पानी भरा था, ठीक है बेटा, इसमें कुछ पानी भरा था। मैंने इसकी त्रिज्या मान ली R, इसकी त्रिज्या क्या मान ली R। मान लो पानी यहाँ तक भरा था, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने ये मान लिया यहाँ तक पानी भरा था, इसमें मैंने एक गोला डुबोया, एक गोला जिसकी त्रिज्या मान लो r है, ये डुबोया, तो डुबोने पर कुछ पानी ऊपर जाएगा। जब हम गोला को डुबोएंगे कुछ पानी ऊपर जाएगा, और यह ऊंचाई हो गई आपकी, इन्होंने कहा 3 से 5/9 सेंटीमीटर, तो 3 से 5/9 सेंटीमीटर इस ऊंचाई पे पानी ऊपर पहुंच गया, ठीक है बेटा। तो पानी जितना ऊपर उठा है वह उतना ही उठेगा जितना गोले का आयतन होगा। तो देखो बेटा गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास कितना दिया हुआ बेटा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आपकी हो गई, त्रिज्या हो गई 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन बराबर आपका होगा बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और r, चूंकि मैंने इसको r माना है, तो 6 का क्यूब इज इक्वल, यह चूंकि शेप कौन सी है बेलनाकार, तो पाई r²। अब इसका r हमको पता नहीं है, r² और h हमारा काम करेगा 9 × 3 = 27 और 5 32/9। क्लियर। तो देखो पाई से पाई पहले काट दो। अब यहाँ पर देखो बेटा इंटू में लिख दो 4/3 6 × 6 × 6,
ये 9 इंटू में जाएगा 9 और बटे में 32 और बराबर है आपका आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो काट लो बेटा, 3 दूनी 6, 4 अट्ठे 32, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6। ठीक है बेटा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो देखो 3 तियाँ 9 गुणे 9, तो आर स्क्वायर हो गया आपका 9 इंटू 9 अर्थात 9 का स्क्वायर, तो आर इक्वल हो गया 9 सेंटीमीटर। तो आपसे इन्होंने पूछा है बेलनाकार जो बर्तन है बर्तन का व्यास, तो नीचे आप लिखोगे अतः बर्तन का व्यास। तो बर्तन का व्यास बेटा क्या हो जाएगा 2 कैपिटल आर अर्थात 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा खंड बाकी क्वेश्चन नंबर 4 पे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ। देखो बेटा, जैसे ये भूमि है, इस पर कोई एक बिंदु x स्थित है और ये टावर है जिसका नाम है P और Q। क्लियर, ये टावर हो गया। इन्होंने कहा है कि PQ के शीर्ष Q से कोण इसका कितना दिया 60 अंश। ये कोण कितना दिया बेटा 60 अंश, बहुत ध्यान से समझिएगा, 60 अंश दिया हुआ। फिर इन्होंने ये कहा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर y स्थित है। तो इससे 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु y स्थित है। यह कितनी ऊंचाई है 40 मीटर, बहुत ध्यान समझिएगा। 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु y स्थित है और Q से इसका उन्नयन कोण 45 अंश है। ये उन्नयन कोण कितना बना 45। तो यहाँ पे इस तरह डॉट लगाएंगे बेटा, ये जो कोण है ये कितना बना 45 अंश, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये बेटा 40 है तो ये इतना भी 40 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। आप इतना ये मान लो, ये बीच की दूरी इनकी स्मॉल x मान लो, तो दोनों की स्मॉल x हो गई, और ये दूरी आप y मान लो, Q को इस तरह लिखे दे रहे, ये दूरी आप y मान लो। क्लियर। तो जैसे PQ नाम दिया, यहाँ जैसे x y दिया नाम, यहाँ पर आप z लिख दो। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में z बाई Q में, त्रिभुज z बाई Q में क्या लिखेंगे बेटा tan 45 बराबर y बटे x। tan 45 एक होता है, तो यहाँ से x बराबर y निकल आया। अच्छा, फिर हम लिखेंगे त्रिभुज PXQ में, PXQ में यहाँ पर लिखेंगे बेटा tan 60 इक्वल, अब ये हो जाएगा 40 प्लस y बटे x, या √3 और x इक्वल 40 प्लस y की जगह भी x लिख दो चूंकि x बराबर y है। x को इधर ले आओ तो कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 बराबर 40। तो x बराबर हो गया 40 बटे √3 माइनस 1 मीटर। अब इन्होंने ये भी पूछा है टावर PQ की ऊंचाई। अब आप नीचे लिखेंगे अतः टावर PQ की ऊंचाई। बेटा टावर PQ की ऊंचाई क्या होगी बेटा 40 प्लस y, 40 प्लस y। तो देखो बेटा y बराबर x है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 40 प्लस 40 बटे √3 माइनस 1, ऊपर से 40 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, यही तो बना। तो 40 यहाँ देखो √3 माइनस 1 और प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, तो फाइनली ये कट गया, तो आपका आ गया 40 √3 बटे √3 माइनस 1 मीटर। यह आपके टावर PQ की ऊंचाई हो गई। और इन्होंने पूछा है PX की दूरी। अब PX की दूरी कितनी x, तो x बराबर हमारा ये हो गया 40 बटे √3 माइनस 1। चाहो तो आप इसका परमीकरण और कर सकते हो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा करके। क्लियर। अब इन्होंने इसके अथवा में ये कहा है, अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है। देखो बेटा आप मान लो ये पुल है, यहाँ पे पुल रहा होगा, एक नाव पुल की ओर आ रही है, तो यहाँ पे मान लो पोजीशन है उसकी अभी, और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से बेटा इसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश, इस पुल पे इसका 30 अंश है। क्लियर बेटा। इन्होंने कहा 4 मिनट बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता। अब देखो बेटा 4 मिनट बाद, ये जो कितना 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद
उन्नयन कोण क्या हो गया 60 अंश। अब इन्होंने ये कहा है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था जब कोण दूना हो तो समय आधा हो जाता है, तो समय 2 मिनट आएगा। तो देखो बेटा आप ये जैसे ए पे था बी पे पहुंच गया 4 मिनट बाद, ये सी डी इसकी ऊंचाई मान लो। आप मान लो माना की नाव की चाल, माना की नाव की चाल, अब चूंकि दूरी दी है मिनट में तो आप मान लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड मान लो, तो यहाँ मीटर प्रति मिनट मान लो, ठीक है। तो आप मान लो x मीटर प्रति मिनट, ये मैंने यूनिट मान ली, मिनट में मान लिया। तो 4 मिनट में चली दूरी, 4 मिनट में चली दूरी, दूरी बराबर क्या होता है बेटा चाल गुणे समय, तो 4x मीटर, मीटर ये यूनिट है, इतना समझ में आया। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी 4x, ऊंचाई को आप h मान लो और ये दूरी x मान लो, चूंकि इसको x माना इसको y मान लो, क्लियर। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे बेटा tan 60 बराबर h/y, तो √3 इज इक्वल h/y, क्लियर। तो यहां से हो गया √3y बराबर h, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यहां लिखेंगे tan 30 बराबर h बटे, यह दूरी बेटा कितनी है 4x, तो 4x प्लस y, यह 1/√3 होता है, 1/√3 और इंटू में आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल h। तो यहां से देख लो बेटा 4x प्लस y इज इक्वल √3 और h, क्लियर। अब यहां से बेटा h के जगह ये मान रख दो, तो आप लिखोगे 4x प्लस y बराबर √3 और h, तो √3 इंटू √3 y में ही तो माना है। तो देखो बेटा 4x बराबर 3y ये हो गया और माइनस y, तो 4x बराबर 2y हो गया, तो यहां से हो गया 2x बराबर y, ठीक है बेटा। अच्छा हमसे क्या पूछा समय, समय पूछा है B से C तक जाने में समय, तो देखो बेटा यहां से समय बराबर क्या होता दूरी बटे चाल, तो यहां से बेटा y बटे x निकालो तो कितना आया 2, तो आप लिखोगे B से C तक पहुंचने में या जाने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर क्या होगा दूरी और बटे चाल, इतने मिनट, यही तो होगा बेटा। दूरी y है चाल x है, तो y बटे x का मान मैंने निकाल लिया कितना 2, तो आंसर क्या आ गया 2 मिनट। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है बेटा नोट करो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर खंड बा का 5वां, जिसमें भी आपको एक पार्ट करना होता है। तो पहले पार्ट में पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, जैसे बेटा इस तरह एक सवाल दिया हो तो सबसे पहले मानक हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, माना कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है बेटा, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आयु वाले सवाल आए तो हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक। इन्होंने कहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम की बात है। पिताजी जो हैं वह पुत्र से 7 गुने, यह 7 गुना है तो इसका 7 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गई, तो x इज इक्वल 7 इट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इन्होंने कहा 2 वर्ष बाद, तो पूर्व या पश्चात, पहले या बाद की कभी उम्र हो तो पहले हम अज्ञात राशियों में निकाल लें। तो आप लिखोगे 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले बेटा 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु x - 2 और पुत्र की y - 2, यानी कि सबसे पहले जो राशियां हम x y मानते हैं उसमें निकालें। अब कंडीशन लगाएंगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यह जो पिता की आयु है यह पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। पिताजी 13 गुने थे तो पुत्र में 13 का गुणा कर दो, दोनों बराबर हो गए,
x माइनस 2 बराबर 13y माइनस 26। क्लियर। और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7y, तो यहां लिख दीजिएगा 7y माइनस 2 बराबर 13y माइनस 26। तो देखो माइनस 2 प्लस 26 बराबर 13y माइनस 7y। कितने y बचा 6y, और इधर क्या बचा 24, 6 चौक 24। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 4। y बराबर 4 तो x बराबर 7y, तो 7 गुणे 4 तो कितना हो गया 28। तो आप लिखोगे अतः, इन्होंने क्या पूछा बेटा दोनों की वर्तमान आयु, नीचे लिखना अतः पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी आई बेटा 28 वर्ष, 28 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। अब थोड़ा सा चेक कर लो क्या हमारा उत्तर सही है। पिता की उम्र प्रेजेंट में 7 गुनी है, तो 7 चौक 28। फिर इन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले पिताजी होंगे 26 साल के और पुत्र होंगे 2 साल के। देख लो 13 गुना है, आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसका अथवा। तो देखिए बेटा 2 पार्ट दिए, आपको एक करना है, यहां मैं दोनों करा रहा हूं। समीकरण युग्म दिया हुआ है 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल 4। आगे दिया हुआ है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई और इज इक्वल दिया हुआ है 2। ठीक है बेटा, यहाँ पर जब भी इस तरह के सवाल आए, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाए, x प्लस 1 वाई माइनस 1 आ जाए, मतलब अलग अलग डबल आए, तो यह समीकरण मुझे 2 बार हल करने पड़ते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, आप x प्लस वाई को स्मॉल a या a मान लो, x माइनस वाई को b मान लो तो हल कर लो। एक हमारा डायरेक्ट तरीका है, तो आपको जैसे मन करे वैसे करेंगे। तो जैसे बेटा इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। क्लियर। मैंने क्या किया, यहाँ 2/x माइनस वाई, वहाँ 5/x माइनस वाई, तो आप लिखोगे समीकरण 1 में कितने गुणा कर दो 5, तथा समीकरण 2 में गुणा किसका करेंगे 2 का करके, और चूंकि चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे जोड़ने पर, अगर चिन्ह समान हो तो घटाने पर। इसमें 5 का किया तो 50/x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 20। इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 30/x प्लस वाई माइनस 10/x माइनस वाई बराबर क्या आएगा 4। यहाँ मैंने लिख दिया जोड़ने पर, ये कट गए, हर समान है तो 50 और 30 80/x प्लस वाई इज इक्वल 24 आया, समझ में आया। यहाँ देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल 80/24। ठीक, 8 से काट दो, 8 3 24, तो x प्लस वाई कितना आया 10/3, 10/3। इसको समीकरण 3 मान लो, 10/3 आया, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में रख दो, तो देखो बेटा 10/3, ठीक है बेटा, प्लस 2/x माइनस वाई बराबर कितना है 4। यहाँ देखो 10 से 10 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो आपका हो गया 2/x माइनस वाई, 2/x माइनस 4 माइनस 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 3, अर्थात एक x माइनस वाई इधर जाएगा तो आपका क्या हो गया 2, ये आपका 1 बचेगा, तो ये समीकरण हो गई 4। ठीक है, अब 3 और 4 को हल करेंगे। 3 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10/3, दोनों को जोड़ दो, ये कट गया, यहाँ लिख दो जोड़ने पर, ये 2x हो गया, 2 प्लस 10/3 तो कितना हो गया 16/3, 2 8 16, तो x बराबर कितना आया 8/3। समीकरण आप चाहे इसमें 4 में रख दो चाहे 3 में रख दो, 4 से x की जगह 8/3 माइनस वाई बराबर 2, तो देखो बेटा वाई उधर ले जाएंगे प्लस का, तो 8/3 माइनस 2, 3 दूनी 6 तो 2/3, तो देख लो बेटा वाई का मान 2/3 आ रहा होगा और x का मान 8/3 आ रहा होगा। क्लियर, नोट करिए। तो देखिए बेटा अब हम खंड बा के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें 6 खंड दिए होते हैं।
और 5 आपको करने होते हैं। तो दूसरे के का में दिया हुआ द्विघात समीकरण, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 बराबर 0। ठीक है बेटा, इसको हल करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले माना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल ए मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। क्लियर? अब आप लिखोगे इसको ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। 4 एकन 4 और 4 और 1 5, तो 4a प्लस ए और प्लस 4 इज इक्वल 0। तो आपने a कॉमन लिया तो a प्लस 4 और प्लस 1 कॉमन लिया तो a प्लस 4 इज इक्वल 0। तो देखिए a प्लस 4 दोनों जगह से कॉमन आया, a प्लस 1 इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि a प्लस 4 बराबर 0 तो a बराबर क्या आया -4, a बराबर क्या आया -4। फिर आप लिखोगे यदि a प्लस 1 बराबर 0 तो a बराबर -1। अब चूंकि a मैंने कुछ माना था, a समीकरण 1 से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -4, तो प्लस 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब आप देख लीजिएगा, दोनों को आपको हल करना है। तो देखो 4 एकन 4 कैसे गुणनखंड करो जो जुड़कर 1 हो, संभव नहीं है। 1 एकन 1 कैसे गुणनखंड करो जो जुड़कर 1 हो, संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार लगाएंगे। तो देखो बेटा, दोनों द्विघात समीकरण श्रीधराचार में क्या होता है, आपका सूत्र ये होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमको ध्यान रखना। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक, सी है चर पद। तो देखो बेटा एक्स बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 एकन 4 चौकू 16 बटे 2a। तो देखो बेटा यह मान आ रहा होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऋण 15 बटे 2। चूंकि ये कैसा मान है, यह काल्पनिक मान है और काल्पनिक आपका अगली क्लास में है, यहाँ नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस बी, तो प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी काल्पनिक मान आ जाएगा बटे 2a। तो देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बटे 2, यह दूसरा मान आ गया, एक प्लस का एक माइनस का। क्लियर बेटा? देखो बेटा, चूंकि ये दोनों काल्पनिक मान है, काल्पनिक मान आप अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल ये आपका आंसर निकल आया। दूसरे का ये आपका का पार्ट था। अब हम बात करते हैं खा। खा में इन्होंने कहा है 2x प्लस 3y बराबर 11। देखो बेटा 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण दिया हुआ 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, इन्होंने कहा इसमें m का वह मान बताओ जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले इनको हल कर लो, यहाँ लिख लो घटाने पर। क्या करने पर बेटा? घटाने पे। माइनस है प्लस हो जाए, प्लस हो जाए, ये कट गई, 4 और 3 7y, 4 1 5 35, तो y बराबर 5। समझ में आया? y बराबर 5 आप समीकरण 1 में रख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, समीकरण 1 से। तो देखो बेटा 2x प्लस 5 तियाँ बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15 तो -4 बचा, तो x बराबर -2 आ गया। मैंने x निकाल लिया, y निकाल लिया। अब चूंकि दिया हुआ y बराबर mx प्लस 3, तो y के स्थान पर रख दीजिएगा 5। m हमको ज्ञात करना, तो -2m और प्लस 3, 3 को इधर भेजा, 5 माइनस 3 तो 2 बचा, -2m, तो m बराबर क्या आया? -1। आंसर मिला लीजिएगा बेटा, m इक्वल क्या आया? -1। समझ में आया? फिर समझो दोनों से आपने हल किया, विलोपन विधि लगाई, x y के मान निकाले। चूंकि इस रेखा पर हमको x y के मान डालने हैं, क्योंकि इन्होंने ये कंडीशन दी है, वह मान ज्ञात करो जिसके लिए। ठीक है बेटा, अगले सवाल में गा में अब देखिए बेटा सिद्ध करना है, तो बड़ा सवाल है, इसको नोट करिएगा पहले। देखो बेटा दूसरे के गा पार्ट में कहा गया यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं
ए बी और ए सी। तो सबसे पहले बेटा हम त्रिभुज ए बी सी बना लें, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी पर ये एक रेखा इस तरह है जिसका नाम है डी और ई। ठीक है बेटा, प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा बी सी के समांतर है। अब देखो बेटा, ये जो भुजा है बी सी के समांतर, यानी कि दिया है बी सी पैरेलल डी ई, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो सिद्ध करो, हमको सिद्ध करना ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, ये हमको सिद्ध करना। तो देखो बेटा, इसमें हम चूंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पूछा नहीं है। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, आप लिखोगे ये समांतर है तो आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अगर हम थेल्स प्रमेय की बात करें तो आपका आएगा ए डी ओवर डी बी इज इक्वल ए ई बटे ई सी। यही थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट कहता है। हम क्या करें, मुझे यहाँ पर लाना है, सिद्ध करना ए डी बटे ए बी। तो आप दोनों ओर एक जोड़ दो, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ दीजिएगा। तो 1 प्लस ए डी ओवर डी बी बराबर ए ई ओवर ई सी और प्लस 1। लघुत्तम लिया तो हो गया डी बी प्लस ए डी। एक काम करिएगा बेटा, हमको चूंकि ए डी तो लाना ही लाना है, ऊपर बदल जाएगा तो इसको आप उल्टा कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। देखो, चूंकि हमको जो सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमको ए डी और ए ई लाना है। देखिए बेटा, हमको सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी। तो आप सबसे पहले यदि ये है थेल्स प्रमेय से तो इसका उल्टा कर लो, डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। अगर ये है तो इसका व्युत्क्रम ये हो गया, ऐसे लिख सकते हो, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ दो। तो 1 प्लस डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई और प्लस 1। एलसीएम लिया आपने तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी बटे ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ये मान क्या हो गया, ए डी प्लस डी बी, ये ए बी हो गया, ए बी, और बटे में आपका ए डी रखा है बराबर ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए, ये हो गया ए सी, और बटे में आप क्या रखा, ई। ठीक है बेटा, आप चूंकि हमको ए डी ऊपर लाना, देखो इसको ऊपर ले जाओ, ए डी बटे ए बी लिख सकते हैं, ए ई बटे ई सी, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया। ये थेल्स प्रमेय होता, मैंने इसका व्युत्क्रम, देखो बेटा, ये आप उल्टा कर दीजिएगा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, दोनों ओर एक जोड़ दीजिएगा। तो यह मान क्या हो गया, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। इसको उल्टा लिख दीजिएगा। क्लियर, प्रूफ हो गया। इसी के घा पाठ की बात करते हैं। घा पाठ में उनका एक भिन्न 1/3 हो जाती है। बेटा, जैसे ही भिन्न की बात आती है तो आपको लिखना होता माना कि अंश, जब भी भिन्न की बात आए तो अंश को x मानिएगा, हर को y, तो भिन्न जो है वो क्या होगी बेटा, x बटे y। एक भिन्न, देखिए बेटा, जब भी मैंने कहा भिन्न वाला सवाल आए तो इस तरह मानते हैं, इन्होंने कहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाए। केवल अंश में एक घटाया गया तो उसका मान 1/3 हो गया। तो यहाँ से 3x माइनस 3 बराबर 22, समीकरण नंबर 1। समझ में आया। आगे इन्होंने कहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब की बार अंश में कुछ नहीं किया, हर में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1/4। समझ में आया बेटा। यहाँ से देखो 4x बराबर 22 प्लस 8, यह समीकरण 2। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1/2 से, 1/2 से 22 की जगह ये वाला मान रख दो। तो 4x बराबर यहाँ लिख दो 3x माइनस 3 और प्लस 8। x 4x माइनस 3x, x बचा
-3 + 8 तो 5 बचा। x बराबर क्या आया 5। x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से तो y बराबर हो गया, y बराबर था 3x - 3, 3 × 5 - 3, 5 या 15 तो कितना बचा 12। तो आप लिखना आता भिन्न, भिन्न हमारी क्या थी x/y, तो x है 5 और ये है 12, तो हमारा भिन्न का मान क्या आ गया 5/12। डाउट हो तो चेक कर लो। इन्होंने कहा कि भिन्न के अंश में 1 घटाओ 1 घटा दो तो कितना बचा 4, 4/12 1/3 हो गया। इन्होंने कहा हर में 1 घर में 8 जोड़ दो तो 12 + 8 20 हो गया, 5/20 5 × 20 1/4 आ गया। आंसर बिल्कुल सही। उसके बाद समीकरण अंग्या, इसमें इन्होंने कहा है x + 1/x = 3 और ये भी कहा x ≠ 0 के मूल बताओ। तो देखो बेटा x² + 1/x = 3, तो x² + 1 = 3x, x² - 3x + 1 = 0। इतना समझ में आया। गुणनखंड होंगे नहीं तो कौन सी विधि लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि। देखो ax² + bx + c का फॉर्मेट होता है, a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर 1 है। तो x बराबर क्या होता है -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b² तो 3 3 9 हो गया, -4ac 4 1 4 और बटे 2a। समझ में आया। तो 3 ± √5/2 और ये आपका x का मान हो गया। आंसर सिंपल है, नोट करिएगा। देखो बेटा ये थोड़ा गलती से AE/EC है, मैंने EC लिख दिया था, AC है। AE/AC बराबर AD/AB, तो थोड़ा सा ये आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे AC है। ठीक है बेटा। देखो बेटा अगले क्वेश्चन में दूसरे के चा में वर्ग अंतर और बारंबारता हमारे सवाल में दिया हुआ है। यहाँ पर माध्यिका 28.5 पहले से दिया हुआ है, x और y के मान पूछे हैं। तो माध्यिका वाले सवालों हमको पहले से पता है कि जो बारंबारता होता है, मैं साथ में यहाँ लिखता हूँ संचयी बारंबारता। क्या लिखता हूँ, संचयी बारंबारता। ठीक है बेटा, CF। अब देखो इसको निकालेंगे तो 5, यह हो जाएगा 5 + x, यह हो जाएगा 25 + x, 25 15 40 + x और ये हो जाएगा 40 + x + y, फाइनली 45 + x + y। ठीक है बेटा, यह संचयी बारंबारता बन गई। अब हम निकालेंगे सिग्मा f। सिग्मा f जो हमारे सवाल में दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग 60, तो ये हमारे में क्या दिया हुआ है 60। तो अब ध्यान दीजिएगा 60 है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं n/2। क्या निकालते हैं बेटा, n/2। तो 60/2 अर्थात 30। तो 30 के आगे वाला पद, तो देखो बेटा 30 के आगे वाला, चूंकि ये माध्यिका कितनी दी 28.5, तो 30 के आगे इस वाले में तो नहीं जाएगी, इस रो को कवर करेगा, इस रो को ही तो कवर करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये 25 है, x का मान अगर आपका 5 6 7 8 कुछ भी होगा तो ये 30 आ जाएगा संचयी बारंबारता, तो इस रो को कवर करेगा, आगे वाले पे नहीं जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा n/2 मैंने निकाल लिया। अब एक समीकरण हमको मिल गई, ये जो इनका योग है वो कितना 60, तो आप लिखोगे 5, ऐसे लिख दो, चूंकि सिग्मा f = 60 और सिग्मा देखो 5 + x + 20 + 15 और +22 और +5 = 60। तो देखो बेटा x + y = देखो 5 20 5 25, 25 और 15 40 45, उधर जाएंगे तो 15 बचा, ये समीकरण 1 मान लो, x + y। क्लियर। अब आप लिखोगे चूंकि माध्यिका बराबर क्या होता है L + n/2 - CF और बटे F × H। तो देखो यहाँ पर इसकी न्यूनतम सीमा 20 है, ये दिया 28.5, 28.5, n/2 हमारा कितना हो गया 30, CF ये वाला हो गया आपका 5 + x, तो 5 + x। ठीक बेटा, और बटे F है 20
और इनटू में आया आपका एच, एच का मतलब इनमें अंतर कितने का 10 का, तो ये कट गया। इधर देखो बेटा, इसको इधर भेज देंगे तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल 30 में से 5 गया, कितना बचा 25 और माइनस x और बटे 2 है, ये आपका 8.5 बचा। 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 25 माइनस 17 हो गया, तो एक्स बार कितना आ गया 8। समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x प्लस वाई 15 था, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8 अर्थात 7। समझ में आया? तो x और y के मान ज्ञात हो गए, नोट करिएगा बेटा। देखिए बेटा, आप खंड बा का जो पहला प्रश्न है, पहले का यहां पर दिया हुआ है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल कॉस थीटा। देखो बेटा, 2 यह होता 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल कॉस थीटा, ये √2 का वर्ग 2, तो ये बचा 1, 1 में से 1 गया 0 बराबर कॉस थीटा, और 0 होता है कॉस 90 का, तो कॉस, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आंसर। दूसरा तरीका ये भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता तो cos 90 हो गया, cos थीटा, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, खा की बात करते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं, जब भी क्रमागत संख्याएं आए तो माना कि 2 क्रमागत संख्याएं, क्या मानते हैं बेटा, x तथा x प्लस 1 हैं। इन्होंने कहा इनके वर्गों का योग, के वर्गों का योग, के वर्गों का योग कितना है 365। इसका मतलब x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 365। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल 0, तो आपका हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल 0, 2 का भाग दे दो, तो आपका हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2 अट्ठे 16 182, तो ये 13 और 14 हो जाएगा, तो 14x माइनस 13x ये हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर बेटा हो गया x स्क्वायर प्लस, एक पीछे के अंशोल में यह सवाल हो चुका है, ठीक है बेटा, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 है, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 है इज इक्वल 0। तो आपका x प्लस 14 कॉमन ले लो, यहाँ से मान आएगा निगेटिव, उसको लेना नहीं है, तो आप लिखोगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 13, आप लिखोगे अतः संख्याएं क्या मानी थी मैंने, x और x प्लस 1, तो 13 और 13 प्लस 1 अर्थात 13 और 14 ये संख्या हो गई, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। सवाल नंबर खा हो गया गा की बात करते हैं। गा में इन्होंने कहा कि बिंदु x, y बिंदुओं से समदूरस्थ। देखो बेटा, जैसे x, y एक कोई कोऑर्डिनेट है, यह 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, बिंदु 3,6 और दूसरा -3,4, इससे समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध सिंपल सा, जैसे आप इसको P मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो दिया है PA बराबर PB, तो अगर हम बीच की दूरी निकालें तो ये हो जाएगा √x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर √x प्लस 3 का वर्ग और प्लस y माइनस 4 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर, उधर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y। देखो y स्क्वायर x स्क्वायर दोनों कट गए, क्लियर। अच्छा, x को उधर ले जाएंगे 6x हो गए 12x, ठीक है, y को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 8 4 12, 4y बचा बराबर। अब देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है, 36 को इधर लाएंगे, या 36 इधर रखिएगा तो इधर बचा 20, 4 से भाग दे दो, 4 3 12, 4 1 4 5 20, और यह x और y में
संबंध आ गया। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। देखिए बेटा, पहले के घा में दिया हुआ एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या। देखो बेटा, शंकु की त्रिज्या जिसको हम आर मानते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी। देखो बेटा, l बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई l √h² प्लस r²। तो देखिए बेटा, h हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 और ये हो गया 4×3=12.25। यह हो गया आपका 0.25, 4 2 6, 4 1 5, 156। 156 के लगातार गुणा करो तो 13 दूनी 26, एक शॉर्टकट है बेटा, 13 13 2 15, तो ये हो गया 12.5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आई? 12.25। ठीक है, घा के बाद आपका अंग्या। अंग्या में इन्होंने कहा है कि इनके बीच की दूरी बताओ। देखो a, b, कोई डाउट है बेटा? a, b, हाँ बताओ, कोई डाउट हो? मैं अभी बता ही दे रहा हूँ। इनके बीच की दूरी, तो देखो √a - a का वर्ग और प्लस b माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर। फाइनली 4a² प्लस 4b²। 4 को कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, √a² प्लस b²। देखो यहाँ आपको थोड़ा डाउट होगा, ये मैंने कैसे कर दिया? हाँ, सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मल्टीप्लाई कैसे आ गया, ध्यान समझिएगा। जैसे होता क्या है कि जब इकाई ये जैसे 3.5 का मैंने कैसे किया, इसको समझ लो। 55 25 और एक में एक जोड़ दिया, 4 4 12.25 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो 12.5 का 12.5 में करिएगा तो देखो 55 25, इसमें एक जोड़ दो तो 13 13 और 12 किया तो 156। तो ये शॉर्टकट होता है। यह कब होता है? जब इकाई के अंक समान, दहाई के अंक समान हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो, तो ये गुणा का एक शॉर्टकट है। बाकी शॉर्टकट आप आगे सीखेंगे। ये क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पर बात करते हैं चा पार्ट की। चा पार्ट में इन्होंने पूछा माध्य, तो देखो बेटा वर्ग अंतराल लिख लो पहले। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद हमेशा मुझको क्या लिखना पड़ेगा? मध्यमान। जब भी समांतर माध्य निकालेंगे तो वर्ग अंतराल अगर दिया तो मुझको क्या माध्य जरूर निकालना पड़ेगा। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो पहले इनका माध्य लिख लो, 5, 15, 25, 35 और 45। फिर आप लिख लीजिएगा बारंबारता। 3 10 11, 3 10 11, 9 और 7। फिर आप जैसे ही ये लिखें बारंबारता f हो गया तो यहाँ x × f जरूर लिखते हैं। तो देखो 5 3 15, 15 दिसंबर 150, 25 11 275। ठीक है, 9 पना 45, 4 9 3 27 और 4 31 315 और 45 7 पना 35, 4 7 पना 35 3 7 चौक 28 और 3 31। समझ में आया बेटा? इसका टोटल हो गया सिग्मा xf। क्लियर है? इधर देखो 5 10 15 20 0 2 3 1 4 7 11 5 16 1 17 1 4 3 7 2 9 1 10। अब सिग्मा एफ निकाल लो, कितना आया? 40। तो अब आप लिखोगे माध्य, माध्य बराबर सिग्मा xf ओवर सिग्मा एफ। तो देखो 10 70/40, 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचा। ठीक है, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 7 28, 4 पंचे 26.75। आंसर आ गया, नोट कर दीजिए बेटा। खंड आ पर अब देखिए, जैसे ही आपका खंड बा समाप्त हो, आप कॉपी के लास्ट पेज पर लाइन करें, वहां अपना रोल नंबर डाल दें, अगले पेज पे लिख दें रफ वर्क, और खंड आ में जो भी क्वेश्चन हल करने हो वह रफ वर्क पर करें, और OMR पर आपको गोला करना होगा। तो जैसे पहला सवाल है, दो संख्याएं a तथा b, तो ध्यान दीजिएगा दो संख्याओं हमेशा उनका गुणनफल उनके मासा और लासा के बराबर होता है। तो जैसे a गुणे b बराबर a तथा b का HCF
इंटू ए तथा बी का एलसीएम, ये होता। तो इसका आपका पार्ट दिया हुआ डी, कौन सा पार्ट है बेटा? डी। डी सही है। दूसरे की बात करते हैं, एक शून्येतर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या, देखो बेटा परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या भाग दे दो तो वह संख्या भी अपरमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरमेय। तो इसका बी पार्ट है, कौन सा है? अपरमेय। क्लियर? तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, m बराबर 5 दिया है, ध्यान देना m बराबर कितना है? 5, और n बराबर है m प्लस 7, तो ये हो गया 5 प्लस 7 अर्थात 12 हो गया। हमसे पूछा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट एम स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और इसका 144, तो 169 हो गया, तो कितना आ गया? 13, और 13 हमारा पार्ट है सी। कौन सा पार्ट है? सी। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी परमेय संख्या के समतुल्य, देखो बेटा जैसे परमेय संख्या 1/2 है, 2/4 भी उसके समतुल्य है, 3/6, मतलब हम 1 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, आंसर दोनों में, तो किसी भी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं अनंत होती हैं। तो यहाँ क्या लिखा? अपरिभाषित, तो इसका डी पार्ट हो गया अपरिभाषित, मतलब हम ये नहीं बता सकते कितनी, अनंत होती हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 और दो समीकरण दिए हुए, यदि तीनों कंडीशन बराबर हो तो उनके अनंत हल होते हैं। तो अब रेखाएं कैसी होती? संपाती। तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। तो यहाँ बी पार्ट है, कैसी होंगी? संपाती। क्लियर? समझ में आया? और हल कैसे होते हैं? अनंत। छठे सवाल की बात करते हैं, किसी संख्या का 1/3 21 है, वह संख्या बताओ। बेटा किसी संख्या का तिहाई, जैसे मान लो संख्या हल करने की बात करें तो मान लो संख्या x है, इसका तिहाई कितना? 21, तो संख्या क्या होगी? 21 या 63। भाई इसका तिहाई 1/3 21 है, तो 63 हो गई संख्या। ये आप देख लो 63 का तिहाई 21 आया है, तो ये आपका 63 सी पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सी। साथ में एक बात कर लेते हैं, इन्होंने कहा द्विघात समीकरण का एक मूल, देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है। एक मूल कितना? -2। इसका मतलब x का एक मान -2 है, तो -2 यहाँ रखा तो ये प्लस का 4 हो गया, यहाँ -10 का -4 और माइनस पी बराबर 0, तो p बराबर क्या आ गया? 0, और 0 हमारे ऑप्शन में ए पार्ट है। ठीक है बेटा। आठवें इन्होंने कहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। एक कंडीशन देखो बेटा, जब दो त्रिभुज हों, त्रिभुज में अगर उनका क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर आए तो आप ये समझ लीजिएगा वह त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप। तो देखो समरूप इसमें कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है, तो सी हो गया। ठीक है बेटा। 9वें क्वेश्चन, 9वें में कहा गया है एक अक्ष पर, बेटा एक अक्ष पर एक बिंदु स्थित है जो इनसे समदूरस्थ है। देखो एक अक्ष पर मान लो ये एक बिंदु स्थित है, इसका कोऑर्डिनेट x, 0 हो गया, जो इनसे समदूरस्थ है। जैसे एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -5 और इसका कोऑर्डिनेट है -2, 9। इनसे समदूरस्थ है तो उस बिंदु को पूछा है। तो देखो इनके बीच की दूरी बराबर होगी x - 2 का वर्ग प्लस 0 - 5 का वर्ग। समझ में आया? बराबर x + 2 का वर्ग और प्लस 0 - 9 का वर्ग। दोनों ओर वर्ग कर दो, अंडर हट जाएगा। यहाँ देखो x² + 4 - 4x और प्लस 25 बराबर x² + 4 + 4x और प्लस 81। देखो बेटा x² + 4 कट गया, इस 4 को उधर या इसको इधर ले आओ तो -8x हो गया। 81 - 25, 11 में से 5 गया 6 बचा और 7 में से 2 गया 5 बचा। ठीक है। तो x बराबर -7 आया, तो वह जो बिंदु हो गया -7, 0 हो गया, और -7, 0 बी पार्ट दिया है। कौन सा पार्ट है बेटा? बी। इसके बाद इन्होंने 10वें में कहा है, 10वें में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ABC
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है, यही तो कहा बेटा, ए बी बराबर ए सी। जब ए बी बराबर ए सी तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण सी, जो हमारा सी पार्ट दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण सी। कोई डाउट हो तो बताइए, नोट करिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ, जैसे यहाँ दिया ए बी, एक भुजा दी है 6√3, तो इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 36 गुणे 3, 3 18, 3 3 9 1 10, फिर दिया हुआ एक 12 के स्क्वायर कर लो तो 144 हो गया। फिर हमने 6 का स्क्वायर किया जो कितना हो गया 36। तो देख लो बेटा इनको ऐड करो तो इसका मतलब ये दो वर्ग संख्या जुड़कर इसके बराबर आ रही हैं। तो हमारी 6√3 AC आपका आ गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यानी कि बी पार्ट है जिसमें 90 अंश लिखा है। क्लियर। 12वां सवाल, एक समबाहु त्रिभुज भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्ष लंब की माप। देखो बेटा ऐसे समबाहु त्रिभुज बना लो, सारी भुजाएं 2A हैं। अब शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, तो देखो बेटा ये 2A तो आधा A रह गया, ये मान लो जैसे A B C और यहाँ पे D मान लो, मुझको AD निकालना है। तो आप लिखोगे AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, माइनस DC स्क्वायर। तो देखो बेटा ये हो गया 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अर्थात 3A स्क्वायर AD स्क्वायर। तो जो डाला गया लंब है √3A और हमारा ऑप्शन ए पार्ट है। ए पार्ट हमारा उत्तर आया, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में दिया हुआ sin A बराबर cos A, आप कोण जान जाइएगा 45 अंश होगा। कैसे, आप sin A बटे cos A लिख सकते हैं, बराबर 1, ये मान होता tan A और ये मान होता tan 45 का। तो कोण A हमारा कितना आया 45 अंश, और 45 अंश हमारे इसमें सी पार्ट दिया हुआ। कौन सा पार्ट है बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कोण A दिया 30 अंश, मान पूछा है 1 + tan स्क्वायर A और बटे 1 + cot स्क्वायर A। cot को 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर A। लघुत्तम लिया तो 1 + tan स्क्वायर A बटे tan स्क्वायर A + 1 बटे tan स्क्वायर A, यही तो आया। देखो ये कट गया और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया tan स्क्वायर A, और A का मान दिया 30 अंश, tan 30 का मान 1/√3 होता है इसका स्क्वायर। तो आंसर आया 1/3, और 1/3 हमारे डी पार्ट में है। 1/3 किस में है, डी पार्ट में। ठीक है बेटा। 15 में देखिए बेटा, एक गोली की त्रिज्या को दुगना कर दें। तो देखो बेटा त्रिज्या जैसे मान लो r थी, अब इसको हमने 2r कर दिया, त्रिज्या को दुगना कर दिया। तो पहले बेटा इन्होंने कहा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली % वृद्धि। तो पहले बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr² और इसका हो जाएगा 4π2r का स्क्वायर, तो 4 यानी कि 16πr², ये हो जाएगा। ये कितना बढ़ गया, वृद्धि पहले निकालो, वृद्धि हो गई 16πr² में से 2 दूनी 4, और ये पहले था कितना -4πr², तो 12πr² की वृद्धि हो गई। देखो बेटा ये वृद्धि होगी, वृद्धि % होता है, वृद्धि %, यह होता वृद्धि और गुणे 100 बटे जो पूर्व में हो, पूर्व में कितना था 4πr²। तो देखो बेटा 12πr² गुणे 100 बटे 4πr², ये 4 × 12 πr² कट गया, तो 300% की वृद्धि आई। क्लियर बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कहा है दो वृत्तों के व्यास 4:9। इसका मतलब जैसे आप उनकी त्रिज्या मान लो जैसे 2r1:2r2, ठीक है बेटा। व्यास क्या होता, त्रिज्या का दूना, यह दिया 4:9। तो देखो r, इसका मतलब r1:r2, या ऐसे लिख दो r1/r2 कितना हो गया 4/9 हो गया। इन्होंने कहा है
परिधियों का अनुपात। तो देखो बेटा, परिधियों का अनुपात, परिधि होती है बेटा 2 पाई r1 और इसकी हो जाएगी 2 पाई r2, ये कट गया, r1 बटे r2 आया तो भाई 4 बटे 9, यानी कि 4:9 ही रहेगा। तो 4:9 हमारे ऑप्शन में बी है। क्लियर। उसके बाद निम्नलिखित सारणी का माध्य पूछा है, 17वां सवाल। देखो बेटा, आप चूंकि ये आपको यहाँ लगाना तो है नहीं, शॉर्ट करना है, तो ऐसे लिख लो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो इनका मध्यमान निकलो, तो 1 या 3, 5, 7 और 9। ठीक है बेटा, बारंबारता लिख लो 3, 1, 5, 4, 7। ये आपका x हो गया, ये f हो गया, यहाँ x f निकाल लो। 3, 3, 25, 28, 63। इसका टोटल 7, 4, 11, 5, 16, 1, 17, 3, 20। सिग्मा एफ क्या आया? 20। सिग्मा एक्स एफ आपका कितना है? 3, 8, 3, 11, 5, 16, 3, 19 और 3, 22, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 122। तो जो माध्य निकला है वो 122/20 निकला है। तो देखो बेटा, 2 से काटा, 2 छंग 12, 61/10, इसका मतलब 6.1 और 6.1 हमारा आंसर है डी पार्ट। क्लियर बेटा। आगे दिया हुआ किसी बंटन का माध्य। अब देखो बेटा, ये आपका था सवाल 17वां। 18वें की बात करते हैं। हम जानते हैं, देखो बेटा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 माध्य, यही तो होता है। हमारे सवाल में क्या क्या दिया हुआ? माध्य दिया हुआ 24.1, तो 48.2 हो गया। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका और बहुलक कितना दिया बेटा? 28। ये इधर जुड़ जाएगा, तो इसको जब इधर लाए तो जोड़ेंगे 0.8, 8, 16, 4, 2, 6, 1, 7 बराबर 3 माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हो गया 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 15, 3 12, 25.4 और जो हमारे ऑप्शन में सी पार्ट है। समझ में आया? अच्छा, आगे देखो बेटा, 19वां। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। 19वें सवाल में कहा गया है, इन्होंने कहा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो बहुलक वर्ग इसमें सबसे ज़्यादा 23 बारंबारता है, तो 20 से 30 ये आपका क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग के बाद अगला क्वेश्चन, बीच में संबंध तो यही पूछा है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 माध्यिका -2 माध्य, ये आपका बी पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप सभी लोग, यदि समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।